बीटलग्यूज एक लाल रंग का बहुत विशाल तारा है जो आसमान में ओरियन तारा मंडल में दिखता है। यह रात के आसमान में आमतौर पर 10वां सबसे चमकीला तारा होता है और ओरियन तारा मंडल में रिगेल तारे के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह एक अलग लाल रंग का थोड़ा अनियमित चमकने वाला तारा है जिसकी चमक 0.0 से 8.6 के बीच बदलती रहती है। इसकी चमक लगभग 400 दिनों में बदलती है और यह पहले दर्जे के तारों में सबसे ज्यादा बदलने वाली चमक है। अवरक्त किरणों में बेतलगेयूज रात के आसमान का सबसे चमकीला तारा है। इसे अल्फा ओरियोनिस भी कहा जाता है जिसका मतलब है ओरियन तारा मंडल का पहला तारा, और इसे छोटा करके अल्फा ओरी या अओरी भी लिखते हैं। बीटलग्यूज एक बहुत बड़ा तारा है जो हमारे सूरज से बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में होता तो यह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से भी आगे तक फैला होता और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं को निगल जाता। इतना बड़ा होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत युवा भी है, 10 मिलियन वर्ष से भी कम उम्र का। चूंकि यह बहुत बड़ा है इसलिए यह अपने ईंधन को तेजी से जला रहा है और अंततः एक सुपरनोवा के रूप में फट जाएगा। यह विस्फोट अगले 100,000 वर्षों के भीतर होने की उम्मीद है। जब बीटलग्यूज विस्फोट करेगा तो यह कुछ महीनों के लिए हमारे आकाश में अविश्वसनीय रूप से चमकीला दिखेगा, लगभग आधे चांद जितना चमकीला। लेकिन इससे पृथ्वी पर जीवन को कोई नुकसान नहीं होगा। बीटलग्यूज अंतरिक्ष में तेजी से घूम रहा है जिससे एक तरह की शॉक वेव बन रही है। वैज्ञानिकों ने पहली बार 1920 में पृथ्वी से इसका प्रत्यक्ष आकार मापा था। इसका आकार बदलता हुआ लगता है क्योंकि यह पूरी तरह से गोल नहीं है। इसके किनारे गहरे रंग के दिखते हैं और यह धड़धड़ी ठकता है। इसके चारों ओर सामग्री का एक बड़ा असमान आवरण भी है जिसे इसने बाहर निकाला है। पृथ्वी से केवल 2 अन्य वस्तुएं, एक और तारा जिसे आर डोराडस कहा जाता है और हमारा अपना सूरज बीटलग्यूज से बड़े दिखते हैं। हाल ही में 2019 और 2020 में बीटलग्यूज कुछ समय के लिए काफी धुंधला हो गया था, लगभग 3 गुना कम चमकीला। हालांकि 2023 तक यह अपनी सामान्य चमक पर लौट आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह धुंधलापन संभवतः धूल के एक बड़े बादल के कारण हुआ था जिसे तारे ने बाहर निकाला था, जो फिर ठंडा हो गया और उसकी कुछ रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। इससे पता चलता है कि उस दौरान तारे की अपनी चमक में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। बीटलग्यूज का पारंपरिक नाम अरबी के यद अल जौजा से लिया गया है जिसका अर्थ है अल जौजा यानी ओरियन का हाथ। 13वीं शताब्दी में अरबी के शुरुआती अक्षर या यीको बा बी ईजेम में अंतर के रूप में पढ़ने में हुई एक गलती के कारण यूरोपीय नाम पढ़ा। अंग्रेजी में इस नाम के 4 आम उच्चारण हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि पहले अक्षर ए का उच्चारण छोटा है। बीटलग्यूज और इसके लाल रंग को प्राचीन काल से ही देखा गया है। शास्त्रीय खगोल शास्त्री टॉलेमी ने इसके रंग को कुछ नारंगी भूरा बताया था, जिसे बाद में उल्लुग बेग की जिज ए सुल्तानी के अनुवादक ने रुबेडो कहा, जो लातिन में लालपन के लिए है। 19वीं शताब्दी में तारों के आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली से पहले एंजेलो सेची ने बीटलग्यूज को अपने क्लास थुरियाई नारंगी से लाल तारों के प्रोटोटाइप में से एक के रूप में शामिल किया था। इसके विपरीत टॉलेमी से 3 शताब्दी पहले चीनी खगोलविदों ने बीटलग्यूज को पीला देखा था। ऐसा अवलोकन यदि सटीक है तो यह सुझाव दे सकता है कि यह तारा इस समय के आसपास एक पीली सुपरजायंट अवस्था में था, जो इन तारों के जटिल तारकीय वातावरण पर वर्तमान शोध को देखते हुए एक विश्वसनीय संभावना है। बीटलग्यूज की चमक में बदलाव का वर्णन 1836 में सर जॉन हर्शेल ने आउटलाइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी में किया था। 1836 से 1840 तक उन्होंने चमक में महत्वपूर्ण बदलाव देखे, जब बीटलग्यूज अक्टूबर 1887 और फिर नवंबर 1829 में रिगेल से ज्यादा चमकीला हो गया था। इसके बाद 10 वर्षों की शांतिपूर्ण अवधि रही। फिर 1839 में हर्शेल ने परिवर्तनशीलता का एक और छोटा चक्र देखा जो 1852 में चरम पर था। बाद के पर्यवेक्षकों ने वर्षों के अंतराल पर असामान्य रूप से उच्च अधिकतमताएं दर्ज की, लेकिन 1957 से 1967 तक केवल छोटे बदलाव हुए। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल स्टार ऑब्जर्वर्स AAVSO के रिकॉर्ड 1933 और 1942 में 0.2 की अधिकतम चमक और 1936 और 1941 में देखी गई 1.2 की न्यूनतम चमक दिखाते हैं।
चमक में यह परिवर्तन शायद यह बता सकता है कि क्यों जोहान बेयर ने 1603 में अपनी यूरेनोमेट्रिया के प्रकाशन के साथ तारे को अल्फा नामित किया, क्योंकि यह शायद आमतौर पर ज्यादा चमकीले रिगेल बीटा के बराबर था। आर्कटिक अक्षांशों से बीटलग्यूज के लाल रंग और रिगेल की तुलना में आकाश में ऊंचे स्थान का मतलब था कि इनुइट इसे ज्यादा चमकीला मानते थे और एक स्थानीय नाम उल्लुर्याजुआक बड्ढा तारा था। 1920 में अल्बर्ट ए माइकलसन और फ्रांसिस जी पीज ने जॉन ऑगस्ट एंडरसन की मदद से माउंट विल्सन वेधशाला में 2.5 मीटर टेलीस्कोप के सामने 6 मीटर का इंटरफेरोमीटर लगाया। इस तिकड़ी ने बीटलग्यूज का कोणीय व्यास 0.04 मापा, जिसके परिणाम स्वरूप 0.0888 के लंबन मान के आधार पर 3.8 SUP8 SUP किमी 2.58 AU का व्यास निकला। लेकिन किनारे के कालेपन और माप त्रुटियों के कारण इन मापों की सटीकता के बारे में अनिश्चितता थी। 1950 और 1960 के दशक में दो विकास हुए जिन्होंने लाल महादानवों में तारकीय संवहन सिद्धांत को प्रभावित किया, स्ट्रेटोस्कोप परियोजनाएं और 1958 में स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स का प्रकाशन, मुख्य रूप से मार्टिन श्वार्ज़चिल्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में उनके सहयोगी रिचर्ड हार्म का काम। इस पुस्तक ने तारकीय मॉडल बनाने के लिए कंप्यूटर तकनीकों को लागू करने के तरीके के बारे में विचारों का प्रसार किया, जबकि स्ट्रेटोस्कोप परियोजनाओं ने पृथ्वी की अशांति से ऊपर गुब्बारे से ले जाने वाले टेलीस्कोप ले जाकर सौर कणिकाओं और सनस्पॉट की कुछ बेहतरीन तस्वीरें तैयार की। इस प्रकार सौर वायुमंडल में संवहन के अस्तित्व की पुष्टि हुई। 1970 के दशक में खगोलविदों ने खगोलीय इमेजिंग तकनीक में कुछ बड़े बदलाव देखे, जिसकी शुरुआत एंटोनी लेबिएरी के धब्बा व्यतिकरण मापी स्पेकल इंटरफेरोमेट्री के आविष्कार से हुई। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने खगोलीय दर्शन के कारण होने वाले धुंधलेपन के प्रभाव को काफी कम कर दिया। इसने जमीन आधारित दूरबीनों के ऑप्टिकल रिजोल्यूशन को बढ़ाया, जिससे बीटलग्यूज के प्रकाश मंडल के ज्यादा सटीक माप संभव हो सके। माउंट विल्सन, माउंट लॉक और हवाई में मौना केआ के ऊपर इंफ्रारेड टेलीस्कोपी में सुधार के साथ खगोल भौतिकीविदों ने महादानव के चारों ओर जटिल तारकीय आवरणों में झांकना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें संवहन के परिणाम स्वरूप विशाल गैस के बुलबुले की उपस्थिति का संदेह हुआ। हालांकि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत तक ऐसा नहीं हुआ, जब बीटलग्यूज एपर्चर मास्किंग इंटरफेरोमेट्री के लिए एक नियमित लक्ष्य बन गया, जिससे दृश्य प्रकाश और इंफ्रारेड इमेजिंग में सफलता मिली। J.I. बाल्डविन और कैवेंडिश एस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप के सहयोगियों द्वारा शुरू की गई नई तकनीक ने टेलीस्कोप के प्यूपिल प्लेन में कई छिद्रों वाला एक छोटा सा मास्क इस्तेमाल किया, जिससे एपर्चर एक तात्कालिक इंटरफेरोमेट्रिक सरणी में बदल गया। इस तकनीक ने बीटलग्यूज के कुछ सबसे सटीक माप में योगदान दिया, जबकि तारे के प्रकाश मंडल पर चमकीले धब्बे भी उजागर किए। ये सूर्य के अलावा किसी अन्य तारकीय डिस्क की पहली ऑप्टिकल और इंफ्रारेड छवियां थीं, जो पहले जमीन आधारित इंटरफेरोमीटर और बाद में कोस टेलीस्कोप के उच्च रिजोल्यूशन अवलोकनों से ली गईं। इन उपकरणों से देखे गए चमकीले धब्बे या हॉटस्पॉट ने दशकों पहले श्वार्ज़चिल्ड द्वारा प्रस्तावित एक सिद्धांत की पुष्टि करते दिखाई दिए, जिसमें विशाल संवहन कोशिकाएं तारकीय सतह पर हावी थीं। 1995 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के फेंट ऑब्जेक्ट कैमरा ने जमीन आधारित इंटरफेरोमीटर द्वारा प्राप्त रिजोल्यूशन से बेहतर रिजोल्यूशन के साथ एक पराबैंगनी छवि खींची, किसी अन्य तारे की डिस्क की पहली पारंपरिक टेलीस्कोप छवि या नासा शब्दावली में प्रत्यक्ष छवि। चूंकि पराबैंगनी प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए इन तरंग दैर्ध्य पर अवलोकन अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा सबसे अच्छा किया जाता है। इस छवि में पिछली तस्वीरों की तरह एक चमकीला धब्बा था, जो दक्षिण पश्चिमी चतुर्थांश में तारकीय सतह से 2000 के अधिक गर्म क्षेत्र का संकेत देता था। गोडार्ड हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ लिए गए बाद के पराबैंगनी स्पेक्ट्रा ने सुझाव दिया कि हॉटस्पॉट बीटलग्यूज के घूर्णन के ध्रुवों में से एक था। इससे पृथ्वी की दिशा में घूर्णन अक्ष का झुकाव लगभग 20 पिक्सीड और खगोलीय उत्तर से लगभग 50 बीडी का स्थिति कोण मिलेगा। दिसंबर 2000 में वैज्ञानिकों ने एक खास मशीन से बीटलग्यूज का साइज नापा। यह वैसा ही निकला
जैसा 80 साल पहले एक और वैज्ञानिक ने नापा था। उस समय माना जाता था कि बेटलग्यूज की गोलाई लगभग उतनी है जितनी सूरज से नेपच्यून की दूरी है, लेकिन 2009 में पता चला कि 1983 से बेटलग्यूज का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है। हालांकि उसकी चमक में ज्यादा फर्क नहीं आया है। शायद यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तारे के बाहर की गैस की परत में कुछ बदलाव आ रहे हैं। तारे का साइज तो पता चल गया, लेकिन बेटलग्यूज के चारों ओर जो गैस फैली हुई है वह कैसे काम करती है, यह अभी भी रहस्य है। तारे बनते और मिटते हैं, और इस प्रक्रिया में आकाश गंगाओं में जो भी चीजें हैं वे फिर से इस्तेमाल होती हैं। लाल महादानव तारे इसमें बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन वे अपना कुछ हिस्सा कैसे खो देते हैं, यह अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आया है। नई तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंच रहे हैं। 2009 में यूरोप के बड्ढे टेलीस्कोप ने बेटलग्यूज से बहुत दूर तक गैस का एक बड़ा बादल जाते हुए देखा। यह बादल इतना बड़ा था जितनी दूरी सूरज से नेपच्यून की है। बेटलग्यूज के चारों ओर ऐसे कई बदलाव होते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने कम से कम 6 परतें पहचानी हैं जो बेटलग्यूज को घेरे हुए हैं। जब यह पता चल जाएगा कि तारे अपने आखिरी समय में अपना कुछ हिस्सा कैसे खोते हैं, तो शायद यह भी पता चल जाएगा कि ये बड़े तारे कैसे फटते हैं। अगस्त सितंबर 2020 में बेटलग्यूज की चमक सबसे कम होनी थी और अगली बार लगभग अप्रैल 2021 में। लेकिन बेटलग्यूज की चमक कभी भी एक जैसी नहीं रहती, इसलिए ठीक ठीक बताना मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि यह तारा उम्मीद से बहुत पहले फिर से धुंधला हो जाए। 30 अगस्त 2020 को वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने बेटलग्यूज से धूल का एक और बादल निकलते हुए देखा है, और इसी वजह से तारे की चमक में हाल ही में बड़ी कमी आई। 3 अगस्त को दूसरी बार सबसे कम चमक। जून 2021 में वैज्ञानिकों ने कहा कि यह धूल शायद इसलिए बनी क्योंकि तारे की ऊपरी परत पर एक ठंडा हिस्सा बन गया था। अगस्त में एक और वैज्ञानिकों के समूह ने भी यही बात कही। माना जाता है कि यह धूल तारे से निकली हुई गैस के ठंडे होने से बनी है। अगस्त 2022 में हबल स्पेस टेलीस्कोप से किए गए एक अध्ययन ने पिछली खोजों को सही बताया और कहा कि यह धूल तारे की सतह से निकले किसी बड़े पदार्थ के कारण बनी हो सकती है। उन्होंने यह भी सोचा कि यह धुंधलापन शायद इसलिए हुआ क्योंकि कम समय के लिए चमक कम होना और लंबे समय के लिए चमक कम होना एक साथ आ गए, जिससे चमक बहुत ज्यादा कम हो गई। यह चमक में कमी का एक बड़ा चक्र था, जिसमें 416 दिनों का एक छोटा चक्र और 2010 दिनों का एक बड़ा चक्र शामिल था। इस बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक एल गोल्डबर्ग ने बताया था। अप्रैल 2023 में वैज्ञानिकों ने बताया कि तारे की चमक फिर से बाराज गई और वह पहले जैसी ही दिखने लगा। बेटलग्यूज अपने अलग नारंगी लाल रंग और ओरियन तारा मंडल में अपनी जगह के कारण आसानी से नंगी आंखों से दिख जाता है। यह उन 3 तारों में से एक है जो विंटर ट्रायंगल नामक तारे के समूह को बनाते हैं, और यह विंटर हेक्सागन के केंद्र को चिह्नित करता है। यह हर साल जनवरी की शुरुआत में सूर्यास्त के ठीक बाद पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। सितंबर के मध्य से मार्च के मध्य तक दिसंबर के मध्य में सबसे अच्छा यह अंटार्कटिका में 22°G दक्षिण अक्षांश के दक्षिण के अलावा दुनिया के लगभग हर बसे हुए क्षेत्र में दिखाई देता है। मई मध्य उत्तरी अक्षांश या जून दक्षिणी अक्षांश में लाल महादानव सूर्यास्त के बाद पश्चिमी क्षितिज पर संक्षेप में देखा जा सकता है, और कुछ महीनों बाद सूर्योदय से पहले पूर्वी क्षितिज पर फिर से दिखाई देता है। मध्यवर्ती अवधि जून जुलाई मध्य जून के आसपास केंद्रित में यह नग्न आंखों से अदृश्य है। दिन के उजाले में केवल दूरबीन से दिखाई देता है, सिवाय 70° और 80° दक्षिण अक्षांश के बीच अंटार्कटिक क्षेत्रों में दोपहर के आसपास उत्तर में नीचे, ध्रुवीय रात में दोपहर की धुंधलका के दौरान जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है। बेटलग्यूज एक परिवर्तनशील तारा है जिसकी दृश्य चमक 0.0 और पल्सी 1.6 के बीच होती है। ऐसे समय होते हैं जब यह रिगेल को पार करके छठा सबसे चमकीला तारा बन जाता है, और कभी-कभी यह कैपेला से भी ज्यादा चमकीला हो जाता है। अपनी सबसे कम चमक पर बेटलग्यूज डेनेब और बीटा क्रूसिस से भी पीछे जा सकता है, जो खुद भी थोड़े परिवर्तनशील हैं, और 20वां सबसे चमकीला तारा बन जाता है। बेटलग्यूज का बीवी रंग सूचकांक 1 सॉइड अचपाइन है।
यह आंकड़ा इसके स्पष्ट लालपन को दर्शाता है। प्रकाश मंडल का एक विस्तृत वातावरण है जो अवशोषण के बजाय उत्सर्जन की मजबूत रेखाएं दिखाता है। एक ऐसी घटना जो तब होती है जब एक तारा एक घने गैसीय आवरण आयनित होने के बजाय से घिरा होता है। इस विस्तृत गैसीय वातावरण को प्रकाश मंडल में उतार चढ़ाव के आधार पर बेटलग्यूज की ओर और दूर जाते हुए देखा गया है। बेटलग्यूज आकाश में सबसे चमकीला निकट अवरक्त स्रोत है जिसका जे बैंड परिमाण 2.99 है। तारे की विकिरण ऊर्जा का केवल लगभग 1300% ही दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। यदि मनुष्य की आंखें सभी तरंग दैर्ध्य पर विकिरण के प्रति संवेदनशील होती तो बेटलग्यूज रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा दिखाई देता। बेटलग्यूज को एक अनियमित चमकने वाला तारा माना जाता है, जिसका मतलब है कि इसकी चमक में बदलाव तो होता है लेकिन वह नियमित नहीं होता। कभी चमक बहुत ज्यादा बदल जाती है तो कभी कम। चमकने और धुंधला होने के चक्र की लंबाई भी बदल सकती है और कभी कभी यह स्थिर भी हो जाता है या अनियमित रूप से चमकता है। इसे SRC उपसमूह में रखा गया है। ये ऐसे लाल महादानव तारे हैं जो धड्डी ढाकते हैं, जिनकी चमक लगभग एक मैग्नीट्यूड तक बदलती है और जिनका चक्र कुछ दसियों से लेकर सैकड़ों दिनों तक का हो सकता है। आमतौर पर बेटलग्यूज की चमक भले 1.5 मैग्नीट्यूड के आसपास ही थोड़ी बदलती है, हालांकि यह कभी कभी 0.0 मैग्नीट्यूड जितना चमकीला या 1.6 मैग्नीट्यूड जितना धुंधला भी हो सकता है। वेरिएबल स्टार्स के जनरल कैटलॉग में बेटलग्यूज का संभावित चक्र 2335 दिनों का बताया गया है। ज्यादा बारीकी से देखने पर पता चला है कि इसका मुख्य चक्र लगभग 400 दिनों का है, एक छोटा चक्र 185 दिनों का है और एक लंबा दूसरा चक्र लगभग 2100 दिनों का है। फरवरी 2020 में इसकी सबसे कम चमक 5 स्टार्स इन मैग्नीट्यूड दर्ज की गई थी। लाल महादानव तारों के आकार में होने वाले धड्डी ढाकनों को अच्छे से समझा जा चुका है और यह पता चलता है कि कुछ सौ दिनों का चक्र आमतौर पर मूल धड्डी ढक्कन और पहले ओवरटोन धड्डी ढक्कन के कारण होता है। बेटलग्यूज के स्पेक्ट्रम में रेखाएं डॉपलर शिफ्ट दिखाती हैं, जो चमक में बदलाव के अनुरूप ही बहुत मोटे तौर पर रेडियल वेग में बदलाव का संकेत देती हैं। यह इसके आकार में होने वाले धड़ाकनों की प्रकृति को दर्शाता है, हालांकि तापमान और स्पेक्ट्रम में संबंधित बदलाव स्पष्ट रूप से नहीं देखे जाते हैं। बेटलग्यूज के व्यास में बदलाव को सीधे भी मापा गया है। 185 दिनों के पहले ओवरटोन धड्डास डेकनों को देखा गया है और मूल और ओवरटोन चक्रों का अनुपात तारे की आंतरिक संरचना और उसकी उम्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। लंबे दूसरे चक्र का कारण अज्ञात है, लेकिन इसे रेडियल धड़ाकनों से नहीं समझाया जा सकता है। बेटलग्यूज के इंटरफेरोमेट्रिक अवलोकनों ने चमकीले धब्बे दिखाए हैं जो बढ़ते संवहन कोशिकाओं द्वारा बनाए गए माने जाते हैं। ये धब्बे तारे के व्यास का एक बड़ा हिस्सा होते हैं और प्रत्येक तारे की कुल रोशनी का 5-10% उत्सर्जित करते हैं। लंबे दूसरे चक्र को समझाने का एक सिद्धांत यह है कि वे ऐसी कोशिकाओं के विकास और तारे के घूमने के कारण होते हैं। अन्य सिद्धांतों में पास के दो तारों के बीच आपसी क्रिया, वर्णमंडल की चुंबकीय गतिविधि का द्रव्यमान हानि पर प्रभाव या गैर रेडियल धड़ाकन जैसे जी मोड शामिल हैं। इन मुख्य चक्रों के अलावा छोटे बदलाव भी देखे जाते हैं। यह माना जाता है कि यह दानेदारता के कारण है, जो सूर्य पर होने वाले समान प्रभाव के जैसा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। 13 दिसंबर 1920 को सौरमंडल के बाहर बेटलग्यूज पहला तारा बना, जिसके प्रकाश मंडल का कोणीय आकार मापा गया था। हालांकि इंटरफेरोमेट्री अभी शुरुआती दौर में थी, लेकिन यह प्रयोग सफल रहा। शोधकर्ताओं ने एक समान डिस्क मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया कि बेटलग्यूज का व्यास 0.047 दिन था। हालांकि तारे की डिस्क संभवतः किनारे के कालेपन के कारण 17% बड़ी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके कोणीय व्यास का अनुमान लगभग 0.055 था। तब से अन्य अध्ययनों ने 0.0.2 से 0.0691 तक के कोणीय व्यास का उत्पादन किया है। इन डेटा को 180 से 815 प्रकाश वर्ष की ऐतिहासिक दूरी के अनुमानों के साथ मिलाकर तारकीय डिस्क की अनुमानित त्रिज्या 1.2 से 8.9 AU के बीच कहीं भी निकलती है। सौरमंडल से तुलना करें तो मंगल की कक्षा लगभग 1.5 AU है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सेरेस 2.7 AU है। बृहस्पति 5.5 AU है। इसलिए यदि बेटलग्यूज सूर्य के स्थान पर होता तो उसका प्रकाश मंडल बृहस्पति की कक्षा से भी आगे तक फैल सकता है, लेकिन शनि के 9.5 AU तक नहीं पहुंच पाएगा।
बीटलगूज का सही आकार नापना कई कारणों से मुश्किल है। बीटलगूज एक ऐसा तारा है जो धड़ डाकता है, इसलिए इसका आकार समय के साथ बदलता रहता है। तारे का कोई निश्चित किनारा नहीं है, क्योंकि किनारे की ओर रोशनी कम होती जाती है, जिससे रंग बदलता है और केंद्र से दूर जाने पर चमक कम होती जाती है। बीटलगूज के चारों ओर धूल और गैस का एक घेरा है जो तारे से ही निकला है। यह घेरा रोशनी को सोखता और छोड़ डसता है, जिससे तारे के असली किनारे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिक अलग अलग तरह की रोशनी वेवलेंथ में माप लेते हैं और नापे गए आकार में 30-35% तक का फर्क आ सकता है। इसलिए एक माप की दूसरे से तुलना करना मुश्किल है, क्योंकि तारे का दिखाई देने वाला आकार इस्तेमाल की गई रोशनी पर निर्भर करता है। अध्ययनों से पता चला है कि पराबैंगनी रोशनी में नापा गया आकार बहुत बड़ा होता है, दृश्य रोशनी में कम होता जाता है, नियर इंफ्रारेड में सबसे कम होता है और फिर मिड इंफ्रारेड रोशनी में फिर से बार हैच जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण तारों की रोशनी टिमटिमाती है, जिससे जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप से मिलने वाली तस्वीर धुंधली हो जाती है और आकार को ठीक से मापना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर बड़े और ठंडे तारों के बताए गए आकार रोसेलैंड त्रिज्या होते हैं। यह तारे के उस किनारे को कहते हैं जहां खास तरह की रोशनी की गहराई 2/3 होती है। यह उस आकार से मेल खाता है जो तारे के तापमान और कुल रोशनी से निकाला जाता है। रोसेलैंड त्रिज्या सीधे नापे गए आकार से अलग होती है, क्योंकि उसमें किनारे की ओर रोशनी कम होने और माप की रोशनी का असर शामिल होता है। उदाहरण के लिए, अगर नापा गया कोणीय व्यास 25.6 मिलिआर्क सेकंड है, तो रोसेलैंड माध्य व्यास 26.2 मिलिआर्क सेकंड होगा, जबकि आसपास की धूल और गैस के घेरे के लिए सुधार करने पर यह व्यास 48.9 मिलिआर्क सेकंड होगा। इन मुश्किलों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके अपनाए हैं। खगोलीय इंटरफेरोमेट्री, जिसे पहली बार 1868 में हिप्पोलिटे फिजो ने सोचा था, वह मुख्य विचार था जिसने आधुनिक टेलीस्कोपी में बड़े सुधार किए और 1880 के दशक में माइकलसन इंटरफेरोमीटर बनाने में मदद की, जिससे बीटलगूज का पहला सफल माप हुआ। जैसे इंसान 2 आंखों से किसी चीज को ज्यादा गहराई से देख सकता है, वैसे ही फिजो ने तारों को एक की बजाय 2 छेदों से देखने का सुझाव दिया, ताकि उनसे निकलने वाली रोशनी एक दूसरे से टकराकर जानकारी दे सके कि तारे से रोशनी कैसे फैल रही है। यह विज्ञान तेजी से विकसित हुआ और अब बहुत सारे छेदों वाले इंटरफेरोमीटर का उपयोग धब्बेदार तस्वीरें लेने के लिए किया जाता है, जिन्हें फूरियर विश्लेषण का उपयोग करके मिलाकर उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीर बनाई जाती है। इसी तरीके से 1990 के दशक में बीटलगूज पर चमकीले धब्बे पाए गए थे। अन्य तकनीकी सफलताओं में एडेप्टिव ऑप्टिक्स, हिप्पारकोस, हबल और स्पिट्जर जैसे अंतरिक्ष वेधशालाएं और एस्ट्रोनॉमिकल मल्टी बीम रिकॉम्बिनर एम्बर शामिल हैं, जो एक साथ 3 टेलीस्कोप की रोशनी को मिलाकर शोधकर्ताओं को मिलिआर्क सेकंड स्थानिक रिजोल्यूशन प्राप्त करने की अनुमति देता है। बीटलगूज एक बहुत बड़ा, चमकदार लेकिन ठंडा तारा है, जिसे M12IA AB लाल महादानव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वर्गीकरण में अक्षर M का मतलब है कि यह M स्पेक्ट्रल वर्ग का एक लाल तारा है और इसलिए इसका प्रकाश मंडलीय तापमान अपेक्षाकृत कम है। IA AB प्रत्यय चमक वर्ग इंगित करता है कि यह एक मध्यम चमक वाला महादानव है, जिसमें सामान्य महादानव और चमकदार महादानव के बीच के गुण हैं। 1943 से बीटलगूज का स्पेक्ट्रम उन स्थिर बिंदुओं में से एक के रूप में काम कर रहा है जिसके द्वारा अन्य तारों को वर्गीकृत किया जाता है। तारे की सतह के तापमान, व्यास और दूरी में अनिश्चितता के कारण बीटलगूज की चमक का सटीक माप हासिल करना मुश्किल है, लेकिन 2012 के शोध में 200 पारसेक की दूरी मानते हुए लगभग 126,000 L की चमक बताई गई है। 2001 के बाद के अध्ययनों में प्रभावी तापमान 3,250 से 3,690 K तक बताया गया है। इस सीमा से बाहर के मान पहले बताए गए हैं और माना जाता है कि ज्यादातर बदलाव वास्तविक हैं, वायुमंडल में धड़ डाचकनों के कारण। यह तारा धीरे धीरे घूमने वाला भी है और सबसे हालिया दर्ज की गई गति 5.45 किमी सेकंड थी, जो एंटारेस की तुलना में बहुत धीमी है, जिसकी घूर्णन गति 20 किमी सेकंड है। घूर्णन अवधि बीटलगूज के आकार और पृथ्वी के सापेक्ष उसकी स्थिति पर निर्भर करती है।
लेकिन यह अनुमान लगाया गया है कि इसे अपनी धुरी पर घूमने में 36 साल लगते हैं, जो पृथ्वी से लगभग 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 2004 में कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने अनुमान लगाया कि भले ही बीटलग्यूज घूम नहीं रहा है, यह अपने विस्तारित वातावरण में बड़े पैमाने पर चुंबकीय गतिविधि दिखा सकता है, एक ऐसा कारक जहां मध्यम रूप से मजबूत क्षेत्र भी तारे की धूल, हवा और द्रव्यमान हानि गुणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। पिग डू मिडी वेधशाला में बर्नार्ड लियोट टेलीस्कोप के साथ 2010 में प्राप्त स्पेक्ट्रोपोलारीमेट्रिक अवलोकनों की एक श्रृंखला ने बीटलग्यूज की सतह पर एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का खुलासा किया, जिससे पता चलता है कि महादानव तारों की विशाल संवहन गतियां छोटे पैमाने पर डायनेमो प्रभाव की शुरुआत को ट्रिगर करने में सक्षम हैं। बीटलग्यूज एक लाल महादानव तारा है जो ओ प्रकार के मुख्य अनुक्रम तारे से विकसित हुआ है। कोर में हाइड्रोजन खत्म होने के बाद बीटलग्यूज अपने वर्तमान लाल महादानव रूप में विकसित होने से पहले एक नीला महादानव बन गया था। इसका कोर अंततः सिकुड़ जाएगा, जिससे एक सुपरनोवा विस्फोट होगा और एक छोटा सा अवशेष बचेगा। इसका विवरण प्रारंभिक द्रव्यमान और उस मुख्य अनुक्रम तारे के अन्य भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। हाल के शोध के अनुसार यह अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि बीटलग्यूज एक बाइनरी सिस्टम, दो तारों का समूह है या नहीं। पुराने अध्ययनों में साथी तारों के होने का सुझाव दिया गया था, लेकिन 1980 और 1990 के दशक की उच्च रिजोल्यूशन की तकनीकों से कोई साथी तारा नहीं मिला। हालांकि 2024 में 2 नए अध्ययनों में एक साथी तारे के सबूत मिले हैं। एक अध्ययन में एक ऐसे तारे या वस्तु का सुझाव दिया गया है जिसे अभी तक सीधे नहीं देखा गया है, लेकिन जो बीटलग्यूज के कुछ गुणों की व्याख्या कर सकता है। 2025 के 2 अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि यह साथी तारा शायद एक कम द्रव्यमान वाला युवा तारा है, कॉम्पैक्ट तारा नहीं। इसलिए अभी यह कहना मुश्किल है कि बीटलग्यूज निश्चित रूप से एक बाइनरी सिस्टम है या नहीं, लेकिन नए शोध इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि इसका एक साथी तारा हो सकता है। बीटलग्यूज तारा अपनी विशिष्ट नारंगी लाल रंगत और ओरियन तारा मंडल में स्थिति के कारण कई पृथ्वी संस्कृतियों में महत्वपूर्ण रहा है। ग्रीक पौराणिक कथाएं, यूनानी मिथकों में बीटलग्यूज शिकारी ओरियन के कंधे का प्रतिनिधित्व करता है। अरबी संस्कृति, अरबी में बीटलग्यूज नाम का अर्थ महान व्यक्ति या विशालकाय का कंधा है जो ओरियन तारामंडल से जुड़ा है। प्राचीन मिस्र, प्राचीन मिस्रियों के लिए ओरियन तारामंडल जिसमें बीटलग्यूज स्थित है, ओसिरिस से जुड़ा था, जो एक देवता और संस्कृति की पौराणिक कथाओं में आदिम राजा थे। अमेरिका की स्वदेशी संस्कृतियां, अमेरिका की कुछ लोक कथाओं में बीटलग्यूज के लाल रंग ने ओरियन पर एक घाव का प्रतिनिधित्व किया, शायद तारे के लाल रंग के कारण। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी पौराणिक कथाएं बीटलग्यूज ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की मौखिक परंपराओं में भी शामिल है। अन्य संस्कृतियां, चूंकि बीटलग्यूज एक चमकीला और विशिष्ट रूप से रंगीन तारा है, इसलिए संभावना है कि इसने दुनिया भर की कई अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी भूमिका निभाई होगी। हालांकि विशिष्ट कहानियां खोजना मुश्किल हो सकता है। अक्सर इस तरह के चमकीले तारे आकाश में महत्वपूर्ण मार्कर के रूप में काम करते थे और रथुओं, नेविगेशन और पौराणिक कथाओं से जुड़े होते थे। लाल रंग के तारे जैसे बीटलग्यूज और एंटीरस अक्सर योद्धाओं या देवताओं से जुड़े होते थे, जैसा कि एंटीरस के मामले में है, जिसका अर्थ है मंगल का प्रतिद्वंद्वी, युद्ध के रोमन देवता। संक्षेप में, बीटलग्यूज अपनी चमक और रंग के कारण सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में जिज्ञासा है। बीटलग्यूज एक बहुत ही विशाल तारा है जिसे लाल महादानव कहा जाता है। ऐसे तारे अपने जीवन के अंतिम चरणों में होते हैं। तारे मुख्य रूप से अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा पैदा करते हैं। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चल सकती है, जैसा कि हमारे सूर्य के मामले में है, लेकिन बीटलग्यूज जैसे बड़े तारे बहुत तेजी से अपने ईंधन को जलाते हैं। जब उनके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो तारा और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और फैलने लगता है, जिससे वह लाल रंग का दिखने लगता है। इसलिए इसे लाल महादानव कहते हैं। अब बीटलग्यूज के केंद्र में हीलियम जलना शुरू हो गया होगा या जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बनेंगे।
यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि केंद्र में लोहा जमा नहीं हो जाता। लोहे से आगे परमाणु संलयन फ्यूजन की प्रक्रिया ऊर्जा पैदा करने के बजाय उसे सोखने लगती है। जब बेटलग्यूज के केंद्र में लोहे का कोर बन जाएगा तो वह कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत तेजी से सिकुड़ने लगेगा। यह सिकुड़न इतनी तीव्र होगी कि तारे के बाहरी परतें अंदर की ओर गिरेंगी और फिर अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा जिसे सुपरनोवा कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेटलग्यूज अगले 100,000 वर्षों में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा। खगोलीय समय के पैमाने पर यह बहुत जल्द है। जब यह विस्फोट होगा तो यह तारा हमारी रात के आकाश में बहुत ही चमकीला दिखाई देगा, यहां तक कि दिन में भी दिख सकता है और यह कई महीनों तक ऐसा ही रहेगा। विस्फोट के बाद तारे का केंद्र एक न्यूट्रॉन तारा या संभवतः ब्लैक होल के रूप में बचेगा। इसलिए भले ही बेटलग्यूज तुरंत नहीं मरने वाला है, यह निश्चित रूप से अपने जीवन के अंतिम चरणों में है और आखिरकार एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट के साथ समाप्त होगा। बेटलग्यूज एक बहुत ही विशाल तारा है जिसे लाल महादानव कहा जाता है। ऐसे तारे अपने जीवन के अंतिम चरणों में होते हैं। तारे मुख्य रूप से अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर ऊर्जा पैदा करते हैं। यह प्रक्रिया अरबों वर्षों तक चल सकती है, जैसा कि हमारे सूर्य के मामले में है। लेकिन बेटलग्यूज जैसे बड़े तारे बहुत तेजी से अपने ईंधन को जलाते हैं। जब उनके केंद्र में हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो तारा और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और फैलने लगता है, जिससे वह लाल रंग का दिखने लगता है। इसलिए इसे लाल महादानव कहते हैं। अब बेटलग्यूज के केंद्र में हीलियम जलना शुरू हो गया होगा या जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बनेंगे। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि केंद्र में लोहा जमा नहीं हो जाता। लोहे से आगे परमाणु संलयन फ्यूजन की प्रक्रिया ऊर्जा पैदा करने के बजाय उसे सोखने लगती है। जब बेटलग्यूज के केंद्र में लोहे का कोर बन जाएगा तो वह कोर गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत तेजी से सिकुड़ने लगेगा। यह सिकुड़न इतनी तीव्र होगी कि तारे के बाहरी परतें अंदर की ओर गिरेंगी और फिर अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा जिसे सुपरनोवा कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बेटलग्यूज अगले 100,000 वर्षों में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा। खगोलीय समय के पैमाने पर यह बहुत जल्द है। जब यह विस्फोट होगा तो यह तारा हमारी रात के आकाश में बहुत ही चमकीला दिखाई देगा, यहां तक कि दिन में भी दिख सकता है और यह कई महीनों तक ऐसा ही रहेगा। विस्फोट के बाद तारे का केंद्र एक न्यूट्रॉन तारा या संभवतः ब्लैक होल के रूप में बचेगा। इसलिए भले ही बेटलग्यूज तुरंत नहीं मरने वाला है, यह निश्चित रूप से अपने जीवन के अंतिम चरणों में है और आखिरकार एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट के साथ समाप्त होगा। बेटलग्यूज अब एक लाल महादानव तारे के रूप में अपने जीवन के अंतिम चरणों में है। इस अवस्था में तारे बहुत बड़े और अस्थिर होते हैं। उनका आकार बहुत ज्यादा फैलता और सिकुड़ता रहता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि बेटलग्यूज का व्यास काफी बदलता रहता है। यह विस्तार इतना बड़ा हो सकता है कि यह पहले से मौजूद किसी भी ग्रह को निगल जाए जो तारे के करीब परिक्रमा कर रहा हो। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, बेटलग्यूज अंततः एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा। यह एक बहुत ही हिंसक घटना होगी जो तारे के आसपास के सभी ग्रहों को नष्ट कर देगी या उन्हें अपनी कक्षाओं से बाहर फेंक देगी। ग्रहों का पता लगाने में चुनौतियां हैं। ऐसे विशाल और चमकते हुए तारे के आसपास ग्रहों का पता लगाना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर एक्सोप्लैनेट, सौर मंडल के बाहर के ग्रह या तो तारे की रोशनी में हल्की सी कमी को मापकर ट्रांजिट विधि या तारे के मामूली डगमगाने को मापकर रेडियल वेग विधि खोजे जाते हैं। बेटलग्यूज की अस्थिर चमक और इसके बड़े आकार के कारण इन विधियों का उपयोग करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तारे की अपनी चमक में होने वाले बड़े बदलाव किसी भी ग्रह के कारण होने वाली मामूली कमी को छिपा सकते हैं। क्या अतीत में ग्रह थे या भविष्य में हो सकते हैं? यह संभव है कि जब बेटलग्यूज एक मुख्य अनुक्रम तारा था, यानी अपने जीवन के शुरुआती अधिक स्थिर चरण में, तो उसके आसपास ग्रह बन सकते थे। ओ प्रकार के तारे जिनसे बेटलग्यूज विकसित हुआ है बहुत विशाल और गर्म होते हैं और उनके आसपास ग्रह प्रणालियां बन सकती हैं। हालांकि तारे के लाल महादानव बनने के बाद
उन ग्रहों में से कई या तो नष्ट हो गए होंगे या अपनी कक्षाओं से बहुत दूर चले गए होंगे। सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारे का अवशेष न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनेगा। यह संभव है कि इस अवशेष के चारों ओर नई ग्रह प्रणालियां बन सकें, लेकिन यह एक अलग और लंबी प्रक्रिया होगी जिसके बारे में अभी बहुत कुछ अज्ञात है। निष्कर्ष: वर्तमान में वैज्ञानिकों को बीटलगूज के आसपास कोई ग्रह नहीं मिला है। तारे की अस्थिर प्रकृति और ग्रहों का पता लगाने की तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि उसके आसपास कभी ग्रह थे या भविष्य में होंगे। हालांकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता रहता है, इसलिए भविष्य में बीटलगूज के आसपास ग्रहों की खोज की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसके के आसपास एलियन सभ्यता का होना क्यों इतना असंभव माना जाता है? आवासीय क्षेत्र, हैबिटेबल जोन्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक तरल पानी की उपस्थिति है। किसी तारे के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तापमान पानी को तरल रूप में रहने के लिए सही हो सकता है, उसे आवासीय क्षेत्र या गोल्डिलॉक्स क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र तारे की चमक और तापमान पर निर्भर करता है। जब एक तारा मुख्य अनुक्रम में होता है, जैसे हमारा सूर्य अपने मध्य जीवन में है, तो उसका आवासीय क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर होता है। हालांकि जब एक तारा बेटलग्यूज की तरह लाल महादानव बनता है, तो वह बहुत ज्यादा फैलता और ठंडा होता है। इससे आवासीय क्षेत्र तारे से बहुत दूर चला जाता है। अगर यह मौजूद भी रहता है तो ऐसे दूर के क्षेत्रों में तापमान बहुत कम हो सकता है, जिससे तरल पानी का अस्तित्व मुश्किल हो जाता है। सभ्यता के विकास के लिए समय, पृथ्वी पर जीवन को जटिल बनने और फिर सभ्यताओं के रूप में विकसित होने में अरबों साल लगे। बेटलग्यूज जैसे विशाल तारे का जीवन काल अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है, केवल कुछ मिलियन वर्ष। अब यह अपने जीवन के अंतिम चरणों में है और अगले 100,000 वर्षों में सुपरनोवा बनने की उम्मीद है। इतने कम समय में किसी उन्नत सभ्यता का विकास करना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर एक ऐसे तारे के आसपास जो इतना अस्थिर हो। विकिरण का वातावरण। लाल महादानव तारे बहुत ज्यादा मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करते हैं, खासकर अपने अंतिम चरणों में। यह विकिरण जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। बेटलग्यूज से निकलने वाला तीव्र और परिवर्तनशील विकिरण किसी भी संभावित जीवन को जीवित रहने के लिए एक बहुत ही शत्रुतापूर्ण वातावरण बना देगा। तारे का विकास। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बेटलग्यूज हमेशा से एक लाल महादानव नहीं था। यह एक बार एक बहुत ही गर्म और चमकीला ओ प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा था। जब यह तारा लाल महादानव बनने के लिए विकसित हुआ, तो इसने नाटकीय रूप से अपना आकार और तापमान बदल दिया। अगर इस तारे के आसपास पहले ग्रह मौजूद थे, तो इन परिवर्तनों ने उनकी स्थितियों को बुरी तरह से बदल दिया होगा, संभवतः उन्हें जीवन के लिए अयोग्य बना दिया होगा। अपरंपरागत जीवन। यह सच है कि जीवन के बारे में हमारी समझ सीमित है। शायद ऐसे जीवन रूप मौजूद हो सकते हैं जिनके लिए पानी या वैसी परिस्थितियां जरूरी न हो जैसी हम जानते हैं। हालांकि वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है और हमारी वैज्ञानिक समझ के अनुसार बीटलग्यूज जैसे तारे के आसपास जीवन के लिए परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल लगती हैं। संक्षेप में, बीटलग्यूज की अस्थिरता, कम बचा हुआ जीवन काल, उच्च विकिरण स्तर और इसके विकास का इतिहास इसे एलियन सभ्यता के विकास या अस्तित्व के लिए एक बहुत ही संभावित स्थान नहीं बनाते हैं। जबकि ब्रह्मांड में हमेशा आश्चर्य हो सकते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर बेटलग्यूज के आसपास उन्नत जीवन की संभावना बहुत कम है। बेटलग्यूज हमारे लिए गहरा महत्व रखता है क्योंकि यह न केवल रात के आकाश में सबसे चमकीले और आसानी से दिखाई देने वाले तारों में से एक है, जो हमें ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है, बल्कि यह खगोल विज्ञान के अध्ययन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक लाल महादानव तारा होने के नाते बेटलग्यूज हमें तारों के जीवन चक्र के अंतिम चरणों को समझने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, जिससे हम यह जान पाते हैं कि विशाल तारे कैसे विकसित होते हैं और अंततः सुपरनोवा के रूप में अपना जीवन समाप्त करते हैं, जो ब्रह्मांड में तत्वों के निर्माण और वितरण की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है। वैज्ञानिकों को इसके अनुमानित
सुपरनोवा विस्फोट का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नजदीकी घटना हमें तारकीय विस्फोटों का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने का मौका देगी, जिससे न्यूट्रॉन तारों और ब्लैक होल जैसे तारकीय अवशेषों के बारे में हमारी समझ बेहतर होगी। ऐतिहासिक रूप से बेटलग्यूज उन पहले तारों में से एक था जिसका कोणीय आकार मापा गया था, जिसने खगोलीय दूरी और आकार मापने की तकनीकों के विकास में योगदान दिया। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों में इसका अपना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है, जो इसे विज्ञान और मानव कल्पना के बीच एक स्थायी कड़ी बनाता है। जबकि बीटलग्यूज का हमारे दैनिक जीवन पर कोई सीधा भौतिक प्रभाव नहीं है, इसका महत्व ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान को समृद्ध करने और हमारे अंदर आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना को जगाने में निहित है।